वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब तक हम 18 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ये सूत्र तो हम सबने पढ़ा ही है, तो हमें इसका यूज करते हुए अवकलन द्वारा, मतलब हमें इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। कोसाइंस के लिए सूत्र याद कीजिए, तो कोसाइंस को शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। तो जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, हम अच्छे से कॉस ए प्लस बी का भी जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रह पाते तो हमारे फॉर्मूलों पर शॉर्ट वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर हमने फॉर्मूला निकालने के इजी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। आप उन शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे फॉर्मूले को लेकर आपकी चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन उस फॉर्मूले को हमें इस फॉर्मूले का अवकलन करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और हिंदी में अगर लिखना हो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम एलएचएस में और आरएचएस में लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। तो साइन ए प्लस बी के साथ भी डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और इधर दोनों टर्म्स के साथ डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस ए साइन बी। यहां पर ध्यान रखना है, ए और बी एक तरह से वेरिएबल का काम करेंगे, तो यहां पर इसको हम एफ एक्स और इसको जी एक्स मानेंगे। तो डबल फंक्शन लगाएंगे। क्या होता है डबल फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। ये हमारे चैप्टर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, तो ये तो फॉर्मूले सबको पता चल ही गए हैं। सेम इधर भी से हम एफ एक्स और जी एक्स मानेंगे, तो यहाँ भी डबल फंक्शन लगेगा। यहां कोई डबल फंक्शन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट को हम एक्स मानते हैं। तो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, तो हम साइन ए प्लस बी को लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। लेकिन जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम इंटू में दोबारा करते हैं, तो हम डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रहे, इसे कांस्टेंट नहीं समझेंगे, कभी इसका जीरो कर दें। यहाँ ए और बी वेरिएबल है, तो डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिखा जाएगा। सेम इधर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन लिखा जाएगा, और डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का। ये इस पूरे को हमने इतना बड़ा लिखा है, चाहे तो हम इस पर एक ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि देखने में ठीक लगे। फिर प्लस ये वाला, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला फंक्शन ऐसे लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसे लिखेंगे और पहले फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन। अब ये टर्म ऐसे ही रहने वाली है, कॉस ए प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स के हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां साइन ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस बी का होगा तो माइनस साइन बी। लेकिन इस बी को भी दोबारा से करेंगे, तो जैसे हम कॉस वाई का माइनस साइन वाई करते हैं और फिर इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ऐसे कॉस बी का माइनस साइन बी तो करा है, इंटू में डी बी अपॉन डी एक्स भी लिखना है, प्लस कॉस बी अभी ऐसे ही रहेगा, इंटू साइन ए का कॉस ए तो होगा, लेकिन ए का भी करेंगे, तो इंटू में डी अपॉन डी एक्स लिखना नहीं भूलेंगे, प्लस इधर कॉस ए ऐसे ही रहेगा, इंटू साइन बी का हो जाएगा कॉस बी, लेकिन इंटू में डी बी अपॉन डी एक्स तो लिखेंगे ही, प्लस साइन बी, कॉस ए का होगा माइनस साइन ए, और इंटू में डी अपॉन डी एक्स। अब इस टर्म को तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस ये कॉस बी कॉस ए डी ए अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस इधर भी कॉस ए कॉस बी
db अपॉन dx, और ये वाला प्लस और माइनस हम माइनस कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन b साइन a dA अपॉन dx। अब हम यहां पर देख रहे हैं ये भी db अपॉन dx की टर्म है, ये भी db अपॉन dx की टर्म है, तो इन दोनों में से db अपॉन dx कॉमन और यहां से dA अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, तो ये टर्म तो फिलहाल ऐसे ही रहने वाली है। तो इस टर्म को तो हमने ऐसे ही लिख दिया है, इज इक्वल टू db अपॉन dx यहां से ले लेते हैं कॉमन, तो यहां पर क्या बचा माइनस साइन ए साइन बी, और यहां पर बचा प्लस कॉस ए कॉस बी। तो हम एक काम करेंगे, प्लस वाला जो कॉस ए कॉस बी उसे पहले लिख लेंगे, तो कॉस ए कॉस बी, और फिर बाद में माइनस साइन ए साइन बी लिख सकते हैं, तो माइनस साइन ए साइन बी। इधर भी डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां ब्रैकेट में बचेगा कॉस पी कॉस ए, या कॉस ए कॉस बी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम इसे कॉस ए कॉस बी ही लिख देंगे, और माइनस में साइन बी साइन ए लिखे हैं, साइन ए साइन बी ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो साइन ए साइन बी ही लिख सकते हैं इसे भी हम। तो हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, तो हम इस पूरे ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। इस टर्म को हम फिर से ऐसे लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हम ये ब्रैकेट ले रहे हैं कॉमन, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो जब यहां से ब्रैकेट कॉमन गया तो क्या बचा डीबी अपॉन डीएक्स, और यहां से ब्रैकेट बाहर गया तो बचा डीए अपॉन डीएक्स। अब हम क्या देखते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, डी अपॉन डीएक्स और डीबी अपॉन डीएक्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हुआ, तो जो बचा यही तो है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से हमारा cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला निकल चुका है। तो इस तरीके से हमने अपने 19 क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट किया, तो हमारा cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 20। वैसे क्वेश्चन 20 एक्सरसाइज 5.1 पर बेस है, लेकिन अभी हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 को नहीं कराया है, हमने 5.2 से स्टार्ट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें बस एक ट्रिक ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम मॉड लेंगे, जैसे हमने मॉड x लिया, या हम मॉड x माइनस 1 ले सकते हैं, या हम मॉड x माइनस 2 ले सकते हैं, चाहे तो हम मॉड x माइनस 3 x माइनस 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है मॉड के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उन पर हमेशा कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत होता है, तो हम बिल्कुल बेझिझक होकर इसे कॉन्टिन्यूस तो कर सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यूज हर जब पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन x की वैल्यू हम अगर इनमें ऐसी भर दें जिससे पूरा मॉड 0 हो जाए, जैसे यहां पर अगर मैं x बराबर 1 पुट कर दूं तो पूरी वैल्यू जो है 1 से 1 कटेगा तो 0 हो जाएगी, अलग ही पता चल रहा है। अगर इधर x बराबर 2 भर दें तो 2 से 2 कटेगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन इधर हम x की वैल्यू को 0 ही पुट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगी। तो अगर मॉड की वैल्यू कभी भी 0 हो जाए तो उस पॉइंट पर वो फलन नॉट डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय नहीं होगा, यानी कि उन खास पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस हर पॉइंट पर होगा। तो अगर हम इस छोटी सी बात को याद रख लें तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। बस हमसे पूछा डस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जो प्रत्येक बिंदु पर तो सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने 2 बिंदु कहा है तो हम ऐसे कोई भी मॉड के 2 फंक्शन ले लेंगे, चाहे तो हम इन दोनों मॉड को प्लस में ले सकते हैं, चाहे तो इन दोनों मॉड को प्लस में ले सकते हैं, चाहे तो मॉड x माइनस 3 भी ले सकते हैं। तो किन्हीं भी 2 मॉड को हम प्लस में ले सकते हैं, सभी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों मॉड को ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। ये पूरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो है एवरीवेयर, हर जगह। तो हम ये बात पहले हिंदी में लिख देते हैं कि यह फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है, परंतु केवल 2 बिंदुओं x बराबर 1 तथा
x बराबर 2, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 2 कट जाएंगे, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ऐसा फंक्शन है जो हर जगह प्रत्येक बिंदु पर सतत यानी कंटिन्यूअस है और केवल 2 बिंदुओं पर नॉट डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय नहीं है। तो हाँ, ऐसा फंक्शन है जो हमने लिख दिया है, जो कि हर जगह तो कंटिन्यूअस है लेकिन 2 पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय नहीं है। रही बात जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई में वैसे तो इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना चाहिए, जैसे हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन उस पॉइंट पर निकालेंगे। उसके बाद तीनों अगर बराबर आ गए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका होता है। और अगर तीनों बराबर नहीं आते हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बिल्कुल हम उस पूरे मेथड को करके हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है पेपर में, 1 या 2 मार्क्स का आता है, तो इतना बड़ा जस्टिफिकेशन करने का कोई फायदा भी नहीं है। हम 1-2 लाइन में अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। चाहे तो हम यहां पर 0 वाली लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि इफ वी पुटिंग x इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ दिस मॉड इज इक्वल टू 0, तब भी वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा। तो इसलिए हम जस्टिफाई में या तो पूरा सॉल्व करके लिखेंगे या इतना भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल में हमसे एक ऐसा फंक्शन पूछा था जो हर जगह कंटिन्यूअस हो, हमने कर दिया, और केवल 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल ना हो, हमने वो भी कर दिया। और अगर इसी लाइन को हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन is continuous everywhere but not differentiable at 2 points x is equal to 1 and x is equal to 2। तो इस तरीके से हमारे 19 और 20 क्वेश्चन भी हो गए हैं। अब बस इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे।